और उसको खींच रहे हैं, ये आगे की तरफ बढ़ता है और दलदली भूमि में उछल कूद इस तरह से नृत्य करता है, लोगों का मनोरंजन करता है। तो ऐसी परंपरा है, इस यात्रा को बोलते हैं हिल यात्रा। और ये कहां से आई थी? नेपाल से पिथौरागढ़ में आई और पिथौरागढ़ क्षेत्र में मनाई जाती है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं कि ये नेपाल की देन है। हिल यात्रा किसकी देन है? नेपाल की देन है। तो नेपाल में इसको मनाया जाता था। अब उत्तराखंड में इसका प्रचलन है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इसको पिथौरागढ़ का जो राजा था वो लेकर आया था नेपाल से। और जब गोरखा कालीन यहाँ पे गोरखा लोग यहाँ रहते थे उस टाइम पर इसको और बढ़ावा दिया गया। तो ये भी किस तरह का नृत्य है? मुखौटा नृत्य है और मूक नृत्य है। मुखौटा पहनकर बिना बोले हुए प्रदर्शन यहाँ पे भी किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? हिल यात्रा कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। कुछ दृश्य हैं हिल यात्रा के, देखो इसमें एक दो फोटो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, ये हिल यात्रा के सारे दृश्य हैं, ये वाले देख लो। इसी तरह से अन्य जगहों पर पिथौरागढ़ में क्या मनाया जाता है? कल बताया था आपको क्या मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? हरिण चितल। कुछ हिरन और चित्तल जैसे बनाए जाते हैं, मतलब पशु पशु अलग लोग जो हैं हिरन चितल एक त्योहार मनाते हैं और उसी को हिरन चितल कहा जाता है। हिरन चितल में आप देखोगे इस तरह से, ये तो सब उसी के प्रदर्शन है हिरन चितल के। बाकी इसमें लखिया भूत वगैरह है, इसे आपने ध्यान रखना है। कुछ इसमें बैल वगैरह जैसे बने हैं, पशुचारक पीछे से खींच रहा है उसको, ऐसे ही प्रदर्शन इसमें दिखाया जाता है। ये हिरन चितल का एक प्रदर्शन है, ये दिखाया गया है। इसमें एक गौरा महेश यानी कि गमरा एक त्योहार होता है, उस त्योहार के विषय में बताया था मैंने, वो दिखाया जाता है इसमें गौरा महेश से संबंधित। गौरा महेश की ये मूर्ति है, ये मैंने बताया था कल। अब इसके बाद देखो एक यात्रा है अस्कोट आराकोट अभियान। अब आपकी जितनी भी इसमें चलेंगी यात्राएं चलेंगी उत्तराखंड की, ठीक है, इन्हें देखो। तो अस्कोट आराकोट अभियान है, पहले इसके विषय में समझ लो ये क्या होता है। अस्कोट आराकोट अभियान कौन सा अभियान? हेडिंग डाल लेना यात्राएं उत्तराखंड की। और अस्कोट आराकोट, अस्कोट आराकोट अभियान, अभियान या इसी को यात्रा भी कह सकते हैं, अस्कोट आराकोट यात्रा। इस यात्रा के विषय में समझो। अस्कोट आराकोट यात्रा से ये तो पता चल रहा है तुम्हें कि अस्कोट से आराकोट तक जाती होगी। अस्कोट एक क्षेत्र है पिथौरागढ़ के, पिथौरागढ़ में है। और अगर हम उत्तराखंड के मैप में इसका बिंदु देखेंगे, सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ अस्कोट क्षेत्र है सबसे पूर्व में, और पश्चिम में यहाँ आराकोट है। इस बीच में एक यात्रा जाती है और हर 10 साल में इस यात्रा का आयोजन होता है। उद्देश्य क्या है? जल जंगल जमीन इत्यादि उसको बचाना, और क्या करना? पलायन से संबंधित जो समस्या है उसका अध्ययन करना, पहाड़ी कल्चर का अध्ययन करना, पहाड़ी क्षेत्र की संस्कृति का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है। अब शुरू कब से हुई थी और किसने शुरू की थी? देखो, सुंदरलाल बहुगुणा एक विद्यालय में जाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। इससे पहले की भी एक कहानी है। एक व्यक्ति है शेखर पाठक, शेखर पाठक, और ये किसी एक ग्लेशियर वाले हिस्से में वहां आरोहण करके वहां से वापस लौट रहे थे, और इसकी खबर थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह में छपती है। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा देखते हैं कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए जागरूक एक विद्यार्थी हो सकता है। उस समय शेखर पाठक एक विद्यार्थी थे, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने ये सोचा, इनका उद्देश्य था हिमालय को बचाना है और देश को बचाना है। नारा भी इनका क्या था? हिमालय बचाओ देश बचाओ। और इन्होंने एक स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर वहां के कुछ छात्रों को समझाया कि कैसे हमने हिमालय को बचाना है। वहां एक छात्र, जागरूक छात्र दिखा और उनका नाम था शेखर पाठक। इन्होंने कहा कि हम ऐसी यात्रा शुरू करेंगे जो अस्कोट, उत्तराखंड के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक जाएगी, और उस यात्रा का उद्देश्य ही होगा कि हिमालय को बचाना है। ऐसी पैदल यात्रा की जाएगी, तो ये उद्देश्य रखा गया। अब विद्यालय में क्या होता है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो छात्र हमेशा आगे आते हैं। तो इनमें से शेखर पाठक व्यक्ति थे जिनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि हमने भी ये काम करना चाहिए। तो यहां से यात्रा प्रारंभ होती है, और वो समय था, कब ये यात्रा शुरू हुई? ये हुई 1974 में।
ठीक है, 1974 में पहली यात्रा हुई और 10-10 साल का टारगेट रखा गया, 10-10 साल में होगी। और 1974 से 84 में दूसरी हुई, तीसरी 1994 में, तीसरी 94 में, उसके बाद चौथी 2004 में, पांचवी कब हुई 2014 में, छठी कब हुई 2024 में। तो छठी यात्रा 2024 में हुई है और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में जरूर एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अभी ये 2024 में ये यात्रा हुई है और एक एक दो दो साल की यात्रा नहीं है, 10 साल की जो इतनी बड़ी लंबे इंतजार के बाद कोई यात्रा होती है तो उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। तो 2024 में ये यात्रा हुई है, 25 मई से हुई है 8 जुलाई के मध्य में। ठीक है, और पहली यात्रा भी 25 मई से ही हुई थी, इसलिए इसके बारे में अभी की यात्रा भी उसी तरह से की गई है, 8 जुलाई तक 25 मई से। और इस पहली यात्रा को शुरू करने वाले कौन थे? अभी तक जितनी जितनी भी यात्रा हुई है उनमें सुंदरलाल बहुगुणा तो नहीं है अब, ठीक है, सभी यात्राओं में जा भी नहीं पाए। तो शेखर पाठक अभी तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं उसमें गए हैं। शेखर पाठक कौन है? ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के वहां पे इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं, अभी पर्यावरण के विषय में इत्यादि में किताबें वगैरह लिखते हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं, तो इतिहासकार भी हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए आगे काम भी कर रहे हैं। जैसे इनकी कई किताबें हैं, चिपको आंदोलन पर किताब है, हरी भरी उम्मीदें, ऐसी किताबें जरूर पूछी जाती हैं। हरी भरी उम्मीदें किसकी किताब है? शेखर पाठक की। अभी इनको कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार मिला था 2023 में, तो उस टाइम पे एक किताब और इनकी प्रसिद्ध हुई थी, क्वथनांक और हिमांक, इस तरह की और किताब है। तो ये मुख्य किताबें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है शेखर पाठक से संबंधित। अब दूसरी जब यात्रा होनी थी, कब होनी थी दूसरी यात्रा? 1984 में। पहली यात्रा में ऐसी दिक्कतें आई होंगी, जब हम कोई काम शुरू करते हैं स्टार्टिंग में तो दिक्कतें होती है ना, उसके नियम नहीं बन पाते, धीरे धीरे अनुभव हासिल होता है। अब यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोगों को ले गए, नियम कानून कोई बनाया नहीं। अब यात्रा में जो व्यक्ति ले जा रहा है उसका ही फर्ज बनता है ना कि उनकी सुरक्षा भी करना, उनके लिए नियम बनाना। अब जोड़े में चला गया आदमी कहीं दूसरी तरफ, दूसरी दिशा की तो और चला गया, यात्रा का रूट कुछ और था, उसने बोला थोड़ी देर में आऊंगा, 1-2 घंटे में कहीं पांव फिसला, कुछ हो गया, कोई घटना होगी, तो वो सारी चीजें पहले नियम बनाने पड़ेंगे। तब इनको महसूस हुआ कि दूसरी यात्रा में इन्होंने कुछ नियम बनाने चाहिए और इन्होंने एक संस्था का गठन किया, उस संस्था का नाम है PAHAR, पहाड़ संस्था। कौन सी संस्था? पहाड़ नामक संस्था का आयोजन, संस्था का गठन किया। इसका पूरा नाम है पीपुल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। हिमालय एरिया रिसर्च इसका पूरा नाम है, ठीक है, इस संस्था का, इसलिए पहाड़ कहा गया है। पी से पीपुल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय, HAR, तो इसका नाम है रिसर्च। रिसर्च तो पहाड़ नामक संस्था आपके एग्जाम में आएगी। पहाड़ संस्था का कब बनी थी? तो आपका आंसर होना चाहिए पहाड़ संस्था बनी थी 84 में। इसको याद भी आप, सॉरी, मतलब दूसरी जब यात्रा होनी थी उससे 1 साल पहले संस्था बना दी गई थी। तो कब बनी? 1983, इसको 83 ध्यान रखना, 1983 में। मतलब क्यों बनाई, मैं वो बताना चाह रहा था कि क्यों बनाई। दूसरी जब यात्रा होनी थी उससे पहले एक संस्था का गठन कर दिया, संस्था का नाम क्या रख दिया? पहाड़ संस्था। आपको याद हो जाएगा, ये दूसरी यात्रा से 1 साल पहले इसका गठन कर दिया है। अब एक बार आप मैप में देख लो इसमें कि कहां से कहां यात्रा जाती है, किन जिलों में होकर जाती है, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं इसमें मैप में दिखा देता हूं आपको, ये यात्रा कहां से जाती है। पहली यात्रा देखो, अभी की यात्रा देखो, अभी जो 2024 में हुई है, 25 मई से 8 जुलाई 2024, कितने दिनों की है? 45 दिनों की होती है। कितने किलोमीटर है? 1150 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर भी ध्यान रखना, 1150, 45 दिन। और कहां से कहां तक जाती है? इस बार थोड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, इस बार की जो यात्रा थी, ये यात्रा अस्कोट
अस्कोट में ही एक जगह है पांगू, यहां से चली थी। कहां से चली थी? अस्कोट, अस्कोट से जाती है ना, तो वहां एक जगह है पांगू। ये भी आ सकता है इस बार की यात्रा कहाँ चली। अस्कोट में एक जगह है पांगू, वहां से उत्तर काशी के आराकोट तक चली। ठीक है, कब से कब तक? 25 मई से 8 जुलाई तक। पहाड़ लिखा है ना नीचे, आयोजक। वर्तमान में इसका आयोजन कौन कराता है? पहाड़ संस्था कराती है। लेकिन कई लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, जैसे पहाड़ संस्था तो बनी, पहाड़ संस्था अभी आपने देखा कब बनी? पहाड़ संस्था बनी है 1983, और 1974 में पहली यात्रा हुई थी। अब कई किताबों में ऐसा गलत लिखा हुआ है कि इस यात्रा का आयोजन पहाड़ संस्था ने किया पहली बार। अब पहली बार कैसे कर लेगी? पहाड़ संस्था बाद में बनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहाड़ संस्था भले ही बाद में बनी, दूसरी यात्रा के बाद लगातार इसी संस्था द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। पहली एक छात्र अध्ययन रैली के रूप में शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा का उसमें मुख्य मुख्य उद्देश्य था। शेखर पाठक उसमें लगातार भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस यात्रा को इस तरह से आप ध्यान रखो। अब ये वाली यात्रा देखो, इसमें शेखर पाठक ये हैं, ठीक है, और अन्य लोग हैं। आराकोट, आराकोट तक ये पहुंच गई। अब पहली यात्रा देखो, दूसरी यात्रा, दूसरी यात्रा कब की है? 1984 में। ठीक है, तो अस्कोट आराकोट अभियान। अब इसमें देखो शेखर पाठक ये हैं, दिखाई दे रहे होंगे ऐसे ही, यही तो है, ये शेखर पाठक, और यहाँ पे ये हैं, ये शेखर पाठक। अब इस यात्रा में क्या क्या प्रश्न बन सकता है? एक और आ सकता है, इसकी थीम आ सकती है। थीम, थीम है स्रोत से संगम तक। इसकी थीम क्या रखी गई है? इस बार की यात्रा की थीम क्या है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो इसकी थीम है स्रोत से संगम। इसकी थीम रखी गई है, जहां से स्रोत यानी कि उद्गम से, और संगम जहां मिलन होता है, वहां तक है। ये थीम भी ध्यान रखना आप। और कौन से नंबर की यात्रा है इस बार? छठे, छठी अस्कोट आराकोट अभियान है। और इसके कितने साल पूरे हुए हैं? 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसका 50 साल पूरे हो गए। 74, 74 से कितने साल हो जाएंगे 2024 में? 50 साल। तो 50 साल पूरे होने पर भी ये यात्रा महत्वपूर्ण होती है। 50 साल में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस बार आ जाएगा कब से यात्रा हुई, डेट याद करना है। 1974 में भी तभी हुई थी, 8 जुलाई तक ये आराकोट में पहुंची। तो इसमें कुछ रास्ते देखो, कहां से कहां जाती है। देखो, कभी ऐसे आ सकता है किस जिले में नहीं जाती है, किस जिले में जाती है, कहां से इसका रूट है, कितने जिलों से होकर जाती है। तो ये जाती है पिथौरा। इस बार की यात्रा का देखो, वैसे ऐसा ही रास्ता है इसका। पिथौरागढ़ के पांगू से, पांगू से आई धारचूला, धारचूला बलवाकोट होते हुए फिर पहुंची है अस्कोट। ठीक है, काली नदी के किनारे यहां से होते हुए अस्कोट पहुंची। अस्कोट के बाद ये गई मुनस्यारी। मुनस्यारी भी एक पर्यटक स्थल है पिथौरागढ़ में, तो मुनस्यारी पहुंची। मुनस्यारी से फिर ये नामिक ग्लेशियर होते हुए और यहां से बागेश्वर की तरफ चले गई, और बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर के नीचे से होते हुए ये कहां पहुंची? बागेश्वर के बाद इधर होते हुए चमोली जनपद में पहुंची। जो चमोली के घाट वगैरह होते हुए, चमोली में यहाँ घाट, घाट है, घाट के बाद ये पहुंची रैणी गांव में। कौन से गांव में? रैणी गांव में। ठीक है, कहां से कहां बताया? पांगू से जौलजीबी, अस्कोट, पहले जौलजीबी आता है, धारचूला, बलवाकोट, जौलजीबी, अस्कोट, और उसके बाद मुनस्यारी, मुनस्यारी के बाद नामिक ग्लेशियर होते हुए और यहां से पहुंच गई बागेश्वर की तरफ। बागेश्वर कपकोट से ऊपर, और यहां से फिर उसके बाद चमोली जनपद के घाट में पहुंची। घाट के बाद रैणी गांव, जो गौरा देवी का आंदोलन यहाँ पे हुआ था, चिपको आंदोलन, वही वाला गांव है। उसके बाद यहाँ से जाती है जोशीमठ, जोशीमठ चमोली में। जोशीमठ के बाद ये आएगी गोपेश्वर, गोपेश्वर में, और गोपेश्वर से चमोली जनपद खत्म होगा, और उसके बाद जाएगी कहाँ? रुद्रप्रयाग जनपद में। और रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ में, तुंगनाथ के बाद ऊखीमठ। अब ऊखीमठ के बाद ये फिर त्रियुगी नारायण, त्रियुगी नारायण भी ये रुद्रप्रयाग में ही है, जहां से ऊपर केदारनाथ जाया जाता है। अब ये प्रवेश करेगी टिहरी जनपद में। तो टिहरी जनपद का गंगी क्षेत्र है, त्रियुगी नारायण है, और पवाली कांठा है। पवाली कांठा टिहरी में और गंगी भी टिहरी में। गुत्तू एक पर्यटक स्थल है, कहाँ है? टिहरी में। और इसके बाद बूढ़ा केदार होते हुए और यहां से ये पहुंच जाएगी उत्तर काशी। उत्तर काशी के बाद यहां से बड़कोट, बड़कोट से पुरोला,
पुरोला के बाद यहां से होते हुए त्यूनी, और त्यूनी से आराकोट में जाकर समाप्त होगी। अब इसमें कितने जिले आ रहे हैं देखो। सबसे पहले आपने कौन सा जिला देखा? पिथौरागढ़ जिला देखा। पिथौरागढ़ के बाद कौन सा जिला? बागेश्वर जिला। बागेश्वर के बाद कौन सा जिला? चमोली जिला। चमोली के बाद कौन सा जिला? रुद्रप्रयाग जिला। रुद्रप्रयाग के बाद कौन सा जिला आया था? टिहरी। फिर उसके बाद उत्तरकाशी। ठीक है, टिहरी जिला। टिहरी के बाद कौन सा आया था? उत्तरकाशी आया था। और इसके बाद कौन सा आया था? देहरादून भी आया था। देहरादून का त्यूनी कहाँ है? देहरादून में ही है। ठीक है, तो देहरादून, और देहरादून के बाद फिर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। तो इसमें कौन कौन से जिले हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने जिलों से होकर गई? 7 जिलों से। उत्तरकाशी तो 2 बार आ रहा है ना, त्योनी उसके बाद आराकोट उत्तरकाशी में। पहले उत्तरकाशी आया, उसके बाद फिर आराकोट। तो इस तरह से ये 7 जनपदों से होकर जाती है। टोटल कितने किलोमीटर है? 1150 किलोमीटर की ये यात्रा है, और 45 दिन में पूरी की जाती है। अस्कोट आराकोट अभियान है। ठीक है, इस तरह से पूरी व्याख्या मैंने बता दी। अब जितने भी प्रश्न इससे बनने थे आपके एग्जाम में आ जाएंगे। घर में जाके इस मैप को आप एक बार देख लेना, मैं ये मैप भेज दूंगा। ठीक है, इस रूट को आप वैसे ध्यान रख लेना। बाकी इसमें जिले ही ध्यान रखने होते हैं, सभी क्षेत्र ध्यान नहीं रखना है यहाँ। जैसे मुनस्यारी है, इतना थोड़ी आएगा कि मुनस्यारी से जाती है फिर उसके बाद जौनजीबी में पहुंचती है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि कितने जिलों से होकर जाती है, तो अपने दिमाग में जिले ध्यान रखो। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, उसके बाद देहरादून, फिर उत्तरकाशी की आराकोट में जाकर समाप्त होती है। ये जिले आपने ध्यान रखने हैं, ये सारे जिले। ठीक है, इस तरह से है अस्कोट आराकोट अभियान। बना लिए? अब इसके बाद मैं भेज दूंगा इसको। अगला देखो, एक है इसमें एक यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो इसको देखो, कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसे जाती है इसको देख लीजिए। ये वाला मैप है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। अगर ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसमें आपको बता दूंगा कहां से जाती है। देखो, इसमें आपको बताता हूँ कैसे यात्रा जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक उत्तराखंड के मैप में ही दिखा देते हैं इसको। अरे यहाँ तो नहीं चलेगा, रुक जाओ, इसी में देख लो आप 1 मिनट। इसी वाले को देख लो। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा क्या है? ये तो आती है कहां से? दिल्ली से आती है। दिल्ली से एक कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दल बनता है। कहां से? दिल्ली से। और दिल्ली से आएगा काठगोदाम। कहाँ आता है? काठगोदाम में। और काठगोदाम से फिर अल्मोड़ा होते हुए अल्मोड़ा जाता है। और अल्मोड़ा के बाद ये यहां से पिथौरागढ़ क्षेत्र में प्रवेश करेगा। और इसके बाद आ जाता है अगला जिला पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ में इसके 2 क्षेत्र हैं। जैसे जाने का रास्ता इसका कैसे है देखो, यहां से आपको इसमें दिखाई दे रहा है, 1 मिनट आप ऐसे देखना इसको। इसमें देखो, जैसे दिल्ली से आई, दिल्ली से आने के बाद एक यात्रा दल इसमें बनता है दिल्ली से। उसके बाद कहाँ जाएगा? काठगोदाम में। और काठगोदाम के बाद
ये अल्मोड़ा जनपद में जाता है, और अल्मोड़ा जनपद से बाड़े चीना ये भी अल्मोड़ा में है। उसके बाद ये धौली चीना यहाँ जाएगा, और रामगंगा रिवर से होते हुए पिथौरागढ़ जनपद में प्रवेश करता है। अब जैसे इसको आप ऐसे समझो, इसमें देखो ये पिथौरागढ़ का मैप है, और इस मैप में ये पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड के मैप में, और ये चंपावत और ये उधम सिंह नगर, ठीक है, यात्रा। और इसके बाद इधर अल्मोड़ा जनपद। कहाँ से गई यात्रा? इसमें नैनीताल जनपद ये समझ लो। ये गई दिल्ली से जाने के बाद किस जनपद में? नैनीताल जनपद में। अब नैनीताल जनपद के बाद कहाँ? अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद से पिथौरागढ़ जनपद में, और पिथौरागढ़ के इस हिस्से से यहाँ पहुंचती है। इसको आप ऐसे समझ लो, अलग उससे ये वाला समझ लो, यहां से पहुंचती है काली नदी के किनारे वाले क्षेत्र में, क्योंकि काली नदी यहां से बहती है। उत्तराखंड के सबसे पूर्वी छोर में कौन सी नदी बहती है? काली। तभी पहुंचती है यहाँ पे जौलजीबी नामक स्थान पर, और यहाँ से काली नदी के तट से होते हुए यहाँ पे कैलाश लिपुलेख दर्रा है, और इस लिपुलेख दर्रे को पार करके तिब्बत में प्रवेश करती है, नेपाल में, फिर नेपाल के बाद तिब्बत में। कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक है, वहां ये जाती है। तो इसी तरह से इसमें दर्शा रखा है। आते समय इसका थोड़ा सा अलग रास्ता हो जाता है, जैसे जौलजीबी से ओगला, ओगला से फिर यहाँ पिथौरागढ़ होते हुए आते टाइम ऐसा रास्ता है, जाते टाइम इधर से गई और आते समय यहाँ से ही जाती है। जैसे कैसे ये गई जाते और आते समय? जाते हुए तो यहाँ से ऐसे जाएगी इधर, और आते समय रास्ता वही है, यहाँ से बदल जाता है रास्ता, ऐसे यहां से ये वाला रास्ता बन जाएगा, ये तो जाने का रास्ता और ये वाला आने का रास्ता, इस तरह से, ठीक है। अब याद क्या क्या करना होता है आपको, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इसमें क्षेत्र आते हैं, ये सब पड़ाव हैं इसके। ये सब क्या है? डिडिहाट, ये जो रेड में दिखाई दे रहा है, ओगला, जौलजीबी, ये सारे पड़ाव हैं इसके, इस यात्रा के। अब आपको ये ध्यान रखना होता है इसमें कि कौन कौन से क्षेत्रों से होकर जाती है। जैसे मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं, धारचूला है, जौलजीबी, जहां काली और गोरी नदियां यहाँ पे मिलती है, और यहाँ कौन सा मेला लगता है? जौलजीबी मेला। इधर नेपाल देश है, और ये जो ऐसे दिखाई दे रही है, ये बॉर्डर में क्या है? ये नदी है, और यहाँ पे जौलजीबी मेला लगता है इधर। उसके बाद एक नारायण आश्रम दिखाई दे रहा होगा, तो नारायण आश्रम स्वामी नारायण द्वारा यहाँ पे एक आश्रम बनाया गया था 1936 में। जब वो 1935 में यहाँ यात्रा कर रहे थे, उस समय इनको यात्रा में दिक्कत हुई, यहाँ कोई धर्मशाला वगैरह नहीं थी, तब इन्होंने यहाँ पिथौरागढ़ में एक आश्रम बनाया। उस आश्रम का नाम क्या है? नारायण आश्रम। अब एक बार प्रश्न बना था कि ये तवा घाट से आगे है या पीछे है? कैलाश मानसरोवर का अगर दल जाएगा तो कौन सा स्थान बाद में पड़ेगा, कौन सा प्रारंभ में आएगा? जैसे चार ऑप्शन इसमें बना दिए जाएं, जौलजीबी, धारचूला, तवा घाट और नारायण आश्रम। इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा स्थान बाद में आएगा, तो इसमें बाद में क्या आएगा? नारायण आश्रम आएगा। उसके बाद ये बहुत सारे क्षेत्र हैं, गुंजी पास है, गुंजी ये भी पिथौरागढ़ क्षेत्र में है। गुंजी में कौन सी नदी मिलती है? कुटी यांगटी नाम की एक नदी काली में मिलती है। और उसके बाद काला पानी क्षेत्र है, जो काली नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है, और यहां से होते हुए ये पहुंचती है नवी ढांग। तो आपके लिए यहाँ एक प्रश्न आ जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? भारत में स्थित अंतिम पड़ाव। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का भारत में स्थित अंतिम पड़ाव है नवी ढांग। कौन सा पड़ाव है? नवी ढांग को आपने ध्यान रखना है। नवी ढांग इसका भारत में स्थित अंतिम पड़ाव है। अगर यही एक प्रश्न आता है, भारत में स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा का भारत में स्थित अंतिम स्थान, पड़ाव नहीं बोल रहा हूं, स्थान, तो तब क्या हो जाएगा? अंतिम स्थान लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। दर्रे में रुकती नहीं है। आप इनको देखो, एक रेड पॉइंट अलग ही दे रखे हैं, और ये जो पॉइंट है ये अलग दे रखा है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है दर्रे में कहां रुकेगी, बीच में तो दर्रा पार करके नेपाल में वहां प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ ये प्रश्न जरूर बनता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे को पार करके जाती है?
कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। इसमें विवाद भी चल रहा है भारत और नेपाल के बीच। लिपुलेख विवाद हम इसको कहते हैं, लिपुलेख दर्रे का। काला पानी विवाद नाम है, तो नीचे तक ही इसी दर्रे क्षेत्र में यहाँ पे काला पानी तक विवाद है, जिसको हम काला पानी विवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, लिपुलेख क्या है? लिपुलेख भारत में स्थित अंतिम क्षेत्र, भारत में स्थित अंतिम क्षेत्र, अंतिम क्षेत्र है। पड़ाव अलग हो सकता है ना, क्षेत्र अलग हो सकता है, दोनों में अंतर समझ रहे हैं? पड़ाव का मतलब होता है जहां रात को रुकते हैं, अंतिम पड़ाव, ठीक है। और क्षेत्र मतलब उसके बाद रुके और दूसरे दिन उस दर्रे को पार करके निकल गए। एक बॉर्डर भी तो होगा ना, भारत का बॉर्डर कहाँ बन रहा है? यहाँ ये वाला है, ऊपर चाइना है, इधर नेपाल आ रहा है। तो यहाँ पे लिपुलेख दर्रा, जो दर्रा 3 देशों के हिस्से में है, इधर नेपाल और इस साइड नेपाल, ऊपर चाइना, इस तरह से है, ठीक है। इस दर्रे को पार करके कहा जाती है, फिर नेपाल के रास्ते फिर ये तिब्बत में प्रवेश करती है। अब यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे क्षेत्र, यहां जाने के बाद ये यात्रा कैसे परिक्रमा करती है। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे ये है मानसरोवर लेक और ये है राकस ताल, ठीक है। तो नाम क्यों पड़ा है कैलाश मानसरोवर यात्रा? क्योंकि मानसरोवर झील की यात्रा भी इसमें की जाती है। मानसरोवर झील है ना वहां, मानसरोवर झील की यात्रा भी उसमें परिक्रमा की जाती है और कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए जाते हैं। तो ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील की परिक्रमा करने के बाद राकस ताल में, और राकस ताल में आने के बाद यहां से फिर इस कैलाश पर्वत की परिक्रमा की जाती है चारों ओर से। कैलाश पर्वत के ऊपर आरोहण नहीं किया जाता है, यहाँ कोई भी मंदिर वगैरह कुछ नहीं है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश को मानकर ही यहाँ यात्रा समाप्त की जाती है। उसके दूर से दर्शन किए जाते हैं और उसके चारों ओर क्या की जाती है? परिक्रमा की जाती है कैलाश पर्वत की, ठीक है। और मानसरोवर जो ताल है, इसकी परिक्रमा पथ भी है। इसकी परिक्रमा करने के बाद ये राकस ताल दिखाई दे रहा है, जहां से इन जगहों से मानसरोवर झील और इन्हीं क्षेत्रों से 3 नदियां भारत में निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। इन्हीं क्षेत्रों से निकलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में। सतलज इधर जाएगी, ब्रह्मपुत्र उस साइड, और ऊपर की साइड कौन सी जाएगी? सिंधु नदी। तो 3 नदियां इसी क्षेत्रों से निकलती हैं, ठीक है। ये था कैलाश मानसरोवर यात्रा पथ। अब इसमें कुछ पॉइंट आपके एग्जाम से संबंधित जो हैं, उन्हें देखो कैसे लिखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको। एक शब्द आता है मानस खंड, मानस खंड। स्कंद पुराण के 2 भाग हैं, केदार खंड और मानस खंड। कुमाऊं का नाम मानस खंड क्यों पड़ा है? इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां से मानसरोवर जाने का पथ है, ठीक है। तो मानस खंड में ही वर्णन है, इसमें वर्णन किया गया है कि काली नदी के तट से होकर, काली नदी के तट से होकर मानसरोवर जाने का रास्ता बताया है। मानसरोवर जाने का मार्ग बताया है, मार्ग बताया है। स्कंद पुराण के मानस खंड में ये वर्णन है कि काली नदी के पथ से होकर, उसके किनारे किनारे होकर वहां से मानसरोवर यात्रा में जाया जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो मानसरोवर यात्रा आज से नहीं है, बहुत पुरानी ये यात्रा है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध होता है, उसके बाद ये यात्रा कुछ समय के लिए रुक जाती है और दोबारा फिर इसको प्रारंभ करवाया गया। ऐसा प्रश्न बन चुका है, कौन सी यात्रा 1962 के युद्ध के बाद बंद हो गई थी? थोड़े दिन बंद हो गई थी, चाइना ने इसमें बाद में, पहले इसमें बिना वीजा के जाया जाता था, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आई 1962 में बंद हुई, बाद में जब सहमति बनी, अब वीजा की आवश्यकता पड़ती है, आपको वीजा बनाना पड़ेगा, दूसरे देश में जाती है।
तो इसके आयोजनकर्ता कौन है? आयोजक इनके कौन कौन होते हैं? एक तो कुमाऊं मंडल विकास निगम होता है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, विकास निगम इसका आयोजन करवाता है। दूसरा भारतीय विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय इसमें सहयोग करता है। और तीसरा इसमें सहयोग करता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जो यहां से दल जाता है, दल की निगरानी करना, ये सावधानियां रखना, सारी उनकी सुरक्षा का प्रावधान तो सब करता है ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अब इसकी दूरी कितनी है? दूरी लगभग 1100 1150 आपने वहां देखा था, कहां? अस्कोट आराकोट वाले में, इसमें है 1170 किलोमीटर। ठीक है, 1170 किलोमीटर इसकी दूरी है। दिन दिन तो घट बढ़ सकते हैं, लगभग इसमें 40 दिन लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, अब मार्ग थोड़ा सा सुगम बन चुका है, जहां तक सड़क मार्ग के द्वारा जाया जा सकता है सड़क मार्ग से जाते हैं, उसके बाद पैदल चलते हैं। ठीक है, 10-10, 20-20 किलोमीटर के अंतराल में। उद्देश्य ये है, देखो, कैलाश पर्वत के ही दर्शन करना उद्देश्य नहीं है, रास्ते में जितने अन्य क्षेत्र आते हैं उनके भी दर्शन करते हुए लोग जाते हैं। तो एक भगवान शिव की यात्रा, उसको मानकर कि हम कैलाश पर्वत शिव के स्थान को देखने जा रहे हैं, उसी तरह से इस यात्रा का आयोजन होता है। पहले आपको देखा भी जाएगा, आपका चेकअप होगा, आपको आप इस यात्रा में जाने में सक्षम है या नहीं है। हर व्यक्ति जैसे केदारनाथ में झोला और चल दिया वहां, इस तरह से नहीं, वहां व्यक्ति का चेकअप होगा। सिर्फ दल बनाए जाते हैं, उस दल में जितने भी व्यक्ति होंगे उनकी निगरानी रखी जाएगी। तो पूरी निगरानी के साथ दल समाप्त होगा और दिल्ली में आकर ही वो दल समाप्त होगा। ऐसा नहीं कि मैं पिथौरागढ़ का हूं, वहीं से बैठ जाऊंगा गाड़ी में, तुम यहाँ से गाड़ी लेकर आना, ऐसे बीच में कोई भी नहीं बैठ सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका वीजा वगैरह होना आवश्यक है, क्योंकि दूसरे देश में जा रहा है। केदारनाथ तो अपना ही देश है, वहां तो जब चले जाओ पैसे होने चाहिए, और पैदल भी चले जाओ, बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहां से आधे रास्ते से। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको उसी सुरक्षा के साथ जाना पड़ेगा। अब इसमें और प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कैलाश पर्वत का उच्चतम बिंदु, कैलाश पर्वत का उच्चतम बिंदु है ओलमा पास, ओलमा पास है, उच्चतम बिंदु है ओलमा पास, और 5810 मीटर है, 5810 मीटर। अभी तक कैलाश पर्वत में कोई भी आरोहण नहीं कर पाया है। तो ओलमा पास उच्चतम बिंदु का मतलब, ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत की तो परिक्रमा की जाती है बाहर से, उसका बिंदु भी होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा बिंदु, तो वहां उस बिंदु का नाम है ओलमा पास। कितनी हाइट है? 5810 मीटर इसकी हाइट है। तो ये ओलमा पास है सबसे उच्चतम बिंदु। अब जुलाई 2019 में कैलाश मानसरोवर दृश्य को भारत भारत का विश्व धरोहर, एक तरह से अंतरिम विश्व धरोहर में रखा गया। अंतरिम विश्व धरोहर क्या होता है? भारतीय अंतरिम विश्व धरोहर, यानी कि कुछ स्थानों का चयन करता है भारत और उसको विश्व धरोहर सूची में भेजने के लिए प्रयास करता है। तो इसे भारत की एक धरोहर मान सकते हैं, उसके रूप में घोषित किया था 2019 में। तो आप इसमें क्या लिखोगे? सन 2019 में कैलाश मानसरोवर पथ को कैलाश मानसरोवर पथ को भारतीय विश्व धरोहरों की अंतरिम सूची में रखा गया। भारतीय विश्व धरोहरों की अंतरिम सूची में रखा गया, अंतरिम सूची में रखा गया, इसमें रखा गया है। अब परिक्रमा पथ आते हैं, आप इसके बाद लिखना
परिक्रमा पथ, परिक्रमा पथ, जो हम परिक्रमा करते हैं उनके पथ कितने कितने हैं। कैलाश का परिक्रमा पथ कितना है और मानसरोवर का परिक्रमा पथ कितना है, मानसरोवर इसका परिक्रमा पथ कितना है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका तो है 51 किलोमीटर, मानसरोवर का है 62 किलोमीटर। अब इसमें एक प्रश्न और आ सकता है, जैसे ये यात्रा कब बंद हुई थी। भारत चीन के युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध 1962 के बाद यह यात्रा बंद हो गई थी। और कब तक बंद रही, 1981 तक ये बंद रही। 1981 में दोबारा से चालू हो गई, लेकिन पहले बिना वीजा के इस तरह से जाया जाता था। 1981 के बाद वीजा आवश्यक कर दिया। ठीक है, तो दोबारा प्रारंभ कब हुई, दोबारा प्रारंभ हुई है 1981 में। ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। दोबारा से इसकी शुरुआत कर दी 1981 में, और लगातार 1981 से यात्रा लगातार यहां जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब एक इसी तरह से एक छोटी यात्रा होती है जिसको हम बोलते हैं छोटा कैलाश यात्रा। छोटा कैलाश यात्रा ये होती है। छोटा कैलाश यात्रा क्या है, देखो छोटा कैलाश यात्रा में आप इस तरह से इसको समझोगे, ये कहां से जाती है। इसमें तो दूसरे देश में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिथौरागढ़ में एक क्षेत्र है, हम उसे मानते हैं आदि कैलाश। क्या मानते हैं, आदि कैलाश क्षेत्र, जहां मोदी जी भी गए थे। और यहीं एक पर्वत है, पर्वत का नाम है ओम पर्वत। कौन सा पर्वत, ओम पर्वत है। आदि कैलाश एक क्षेत्र है, ये माना जाता है कि छोटा कैलाश भी इसे बोलते हैं। एक तो कैलाश है खुद, और यहां भी एक छोटा कैलाश माना जाता है पिथौरागढ़ में, जहां मोदी जी आए थे और मोदी जी ने इस स्थान को प्रसिद्ध भी किया था। वहां पे थोड़ी देर तपस्या वगैरह भी की, तो लोग उसके बाद जाने शुरू हो गए यहाँ। जब लोग जाने शुरू हो गए तो कनेक्टिविटी तो वैसे है नहीं, सड़कें ढंग की नहीं है, तो गिरने भी शुरू हो गए। मोदी जी तो उड़ के जाएंगे ना, उनके लिए तो सारे साधन हैं। अब लोग वहां पहुंचे उससे पहले सारे सड़क सुविधाएं सब बनानी पड़ेंगी, वहां तक का रास्ता बनाना पड़ेगा। लोग मोदी जी के देखने के बाद वहां जाना जब प्रारंभ करने लग गए, तो कई दुर्घटनाएं भी होने लगी। ऐसी सड़क बनानी पड़ेगी वहां तक। तो आदि कैलाश क्षेत्र है, एक ओम आकार का पर्वत है, और इसमें ओम आकार की घाटी है। जब बर्फ पड़ती है तो ओम जैसा दिखाई देता है दूर से, इस पर्वत को कहा जाता है ओम पर्वत। बिपिन चंद्र द्वारा इसकी खोज की गई थी। जब ये सुबह सुबह उठकर देख रहे थे पर्वतों की तरफ, दूर देखा तो इन्होंने ओम आकार की एक घाटी देखी, वहां पे ओम जैसा दिखाई दे रहा था। इसका वर्णन पहले तो किया गया है और बाद में उन्होंने खोज कर दी। अब देखो इसमें छोटा कैलाश यात्रा कहाँ जाती है, यहाँ से धारचूला क्षेत्र से, यहाँ से होते हुए गुंजी, और गुंजी होते हुए यहाँ कैलाश पर्वत की तरफ ये यहाँ मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ जाती है। 107 किलोमीटर की यात्रा है। तो इसका मैं पथ आपको लिख देता हूं कि कहां से कहां पहुंचती है। तो इस यात्रा का रूट कहाँ है, देखो ये यात्रा जाती है तवा घाट से। तवा घाट एक पिथौरागढ़ में ही क्षेत्र है, अभी आपने देखा था। तवा घाट से होकर छोटा कैलाश तक जाती है, छोटा कैलाश तक, और इसकी दूरी है 107 किलोमीटर। एक दिवसीय ही एक तरह से यात्रा है। छोटा कैलाश में यहाँ पे एक पार्वती ताल है। कौन सा ताल, पार्वती ताल है। और इस पार्वती ताल में स्नान वगैरह करने के बाद ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यात्रा है छोटा कैलाश की यात्रा। यहां से गई और गुंजी वगैरह होते हुए यहां से इस तरफ को मुड़ गई। दूसरे देश में नहीं जाना है, पिथौरागढ़ में ही। यहाँ एक पर्वत है ओम पर्वत, ओम पर्वत की तलहटी में नीचे ताल है पार्वती ताल, और इस पार्वती ताल के
दर्शन करके, वहां पे स्नान करके बोला जाता है ओम पर्वत की जो प्रतिबिंब है इसका इस ताल में दिखाई देता है। और जहां आपने देखे होंगे मोदी जी सामने तपस्या कर रहे थे कोने में, और सामने ओम पर्वत था और उसके नीचे एक ताल जैसा दिखाई दे रहा होगा, वही ताल है पार्वती ताल। ठीक है, यहाँ ये यात्रा जाती है, 107 किलोमीटर टोटल है। इसे बोलते हैं छोटा कैलाश की यात्रा, या इसको आदि कैलाश बोलते हैं। तो एक प्रश्न और आ सकता है कि यहाँ के लोग हरिद्वार के समान पवित्र किस स्थान को मानते हैं? इसी स्थान को मानते हैं, आदि कैलाश को। ठीक है, वो हरिद्वार कम आते हैं क्योंकि हरिद्वार में लोग क्या कराते हैं, जनेऊ वगैरह संस्कार वगैरह कराते हैं, तो ये लोग यहीं जाकर सामूहिक रूप से जनेऊ संस्कार, जिस दिन जनेऊ पहना जाता है तो एक संस्कार है वो करा लेते हैं सामूहिक रूप से। तो किसके समान मानते हैं आदि कैलाश को? हरिद्वार के समान पवित्र स्थान मानते हैं। तो यहाँ के लोग हरिद्वार के समान पवित्र स्थान मानते हैं इसे, हरिद्वार के समान पवित्र स्थान माना जाता है। तो छोटा कैलाश से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ अन्य यात्राएं हैं, जैसे उत्तर काशी में एक यात्रा चलती है वारुणी पंचकोशी यात्रा। इसके बारे में देखो, वारुणी पंचकोशी यात्रा। पहले तो आपने ये ध्यान रखना होगा ये कहाँ होती है। ये यात्रा होती है उत्तर काशी में। उत्तर काशी में कहाँ की जाती है? वरुणावत पर्वत की परिक्रमा की जाती है। वरुणावत पर्वत की परिक्रमा इसमें की जाती है। कब होती है? ये होती है चैत्र माह में, और चैत्र माह में त्रयोदशी को। त्रयोदशी बोलते हैं 13वीं जो तिथि है इसको, ठीक है। तो चैत्र माह की त्रयोदशी क्यों होती है? अब इसमें थोड़ा ध्यान दो आप। जैसे एक नदी है भागीरथी नाम की नदी, और जो ये भागीरथी नदी है ये आती है गंगोत्री गौमुख क्षेत्र से, और यहां से आने के बाद उत्तर काशी पहुंचती है। तो उत्तर काशी में एक पर्वत है, उत्तर काशी किस पर्वत की तलहटी पर बसा है? और इस पर्वत का नाम है वरुणावत। कौन सा पर्वत है? वरुणावत। अभी इसमें भूस्खलन लगातार हो रहा था तो उत्तर काशी खतरे में था। इस पर्वत के दोनों ओर एक जगह अस्सी गंगा आती है और एक जगह वरुण गंगा आती है। इस साइड से कौन सी गंगा? डोडी ताल से निकलती है। डोडी ताल से निकलने वाली कौन सी गंगा आती है? अस्सी गंगा नाम की नदी आती है। अस्सी गंगा जो भागीरथी में संगम करती है। भागीरथी में कहा? गंगोरी क्षेत्र में यहां संगम करती है, गंगोरी में। और दूसरी नदी इसमें आती है वरुण गंगा नाम की, और दूसरी नदी आती है इसमें वरुण गंगा नाम की नदी, और ये नदी है वरुण गंगा, या वरुणा नदी भी इसे कहते हैं। ये संगम इसका उत्तर काशी क्षेत्र में होता है। देखो ऐसा ही स्थान काशी में भी है। काशी में भी जहां पे विश्वनाथ मंदिर है उसके दोनों ओर, यहां भी उत्तर काशी में एक मंदिर आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? विश्वनाथ। ऐसा ही स्थान काशी में है। मुख्य विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है? काशी में है। तो काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है इसके दोनों ओर वहां भी 80 गंगा, आपने 80 घाट सुना होगा, 80 गंगा और वरुण गंगा नदी बहती है। और ऐसा ही स्थान उत्तर काशी में भी है, इसलिए इसको उत्तर का काशी बोलते हैं। भारत में उत्तर में स्थित काशी, या इसका नाम क्या है? सौम्य काशी। अब ये यात्रा देखो, वारुणी पंचकोशी यात्रा क्या है, कितने किलोमीटर की है? 15 किलोमीटर। कितने कोस की? 5 कोस की है। कोस तो पता ही चल रहा है ना, 5 कोस। पंचकोशी क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 कोस की है यात्रा, 5 कोस की है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो वारुणी पंचकोशी में और क्या ध्यान रखना है। 15 किलोमीटर, 5 कोस, ये तो देख लिया। यहां से ये शुरू होते हैं, देखो इस मैप को ध्यान रखना। वरुण गंगा और भागीरथी के संगम से शुरू होकर वरुणावत
पर्वत की परिक्रमा करते हुए यहाँ 80 गंगा और भागीरथी के संगम पर जाकर समाप्त होती है। समझ में आ जाएगा किसकी परिक्रमा करते हैं? वरुणावत पर्वत, सामने पर्वत है, यहां से शुरू हुई और इसकी परिक्रमा करके यहां जाकर ये समाप्त हो जाती है। एक दिवसीय यात्रा है, तो 15 किलोमीटर आदमी चल सकता है। कैसी यात्रा है? अब ऐसा मत बोलना क्यों करते हैं, धार्मिक यात्रा में क्यों करते हैं तो का तो जवाब ही नहीं है। कैलाश मानसरोवर यात्रा क्यों जाते हैं, इसका कोई जवाब है? क्यों जाते हैं? धार्मिक आस्था है लोगों की, वहां दर्शन करने जाते हैं। इसमें भी धार्मिक आस्था जुड़ी है और इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर इधर है और इसकी परिक्रमा पूरी की जाती है। तो इसी से नाम क्या पड़ा है? वारुणी पंचकोशी। पंचकोशी क्यों बोला गया है? क्योंकि 5 कोश की है। वारुणी क्यों बोला गया है? क्योंकि वरुणावत पर्वत की परिक्रमा इसमें की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कहाँ होती है? अब ऐसा प्रश्न भी बनेगा कहाँ होती है? उत्तरकाशी में होती है, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। अब कल कुछ यात्राएं और बचेंगी, जैसे नंदा देवी राजजात यात्रा और टिहरी के क्षेत्र में कुछ यात्राएं होती हैं, उन्हें हम कल पढ़ेंगे। इन्हें आप पढ़ लेना इतना। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं यात्राओं से, क्योंकि जब भी आपका कोई सिलेबस होता है उसमें एक टॉपिक दिया रहता है यात्राएं, तो यात्राएं भी आप ध्यान रखना, यात्राएं पूछी जाती हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे इससे आगे।